हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी फिट होंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी आप लोग बच्चे सब फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का मन पढ़ने में लग रहा होगा अभी। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपको मन लगेगा। जितना ध्यान से जो मेरा बनाया हुआ लेक्चर जो है इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उतना ही धीरे धीरे इसमें मन लगता रहेगा। तो एक बार फिर आपका सब बच्चों का मैं माधवाचारी अपना नया यूट्यूब चैनल माधव ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज का टॉपिक है, आज का नया टॉपिक है एक्सपोनेंट। आप पढ़े होंगे क्लास में, आपको बताया गया हो एक्सपोनेंट के बारे में कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। आज उसी को एक तरह से अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर देंगे और नहीं पढ़े हैं तो टुडे इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सपोनेंट्स। आप लोग को पूरा अच्छे से बताएंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको समझना है। तो ये क्लास 8 का ये लेक्चर होगा आज का। एंड टुडे इज पैटर्न ऑफ आईसीएससी पैटर्न का आज क्लास लेंगे, जो कि आज फर्स्ट क्लास होगा आईसीएससी पैटर्न का। इससे पहले जो भी मैंने क्लास लिया था आप लोगों का सीबीएसई पैटर्न का लिया था। तो जो आईसीएसई में से जो पैटर्न के पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो डायरेक्टली फायदेमंद है, और एज वेल एज जो सीबीएसई के बच्चे भी हैं वो भी, इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं है, एक आध परसेंट थोड़ा बहुत है फर्क, अदरवाइज कहीं कोई फर्क नहीं है। सारा रूल, प्रॉपर्टी, पैटर्न सब सेम है। आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइज आगे पीछे होगा, बस इतना ही का फर्क होता है। तो दोनों बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आईसीएसई बच्चे वाले बच्चे जो हैं उसको एक्सरसाइज अपना बना सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस प्रोसीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। तो व्हाट इज एक्सपोनेंट बताइए आप ही लोग, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं बताइए। देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है कि इफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर कोई नंबर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो a टू द पावर n या a टू द पावर m या a टू द पावर x या a टू द पावर y, वेयर x इज नॉन जीरो इंटीजर। x नहीं, a, करेक्शन, a इज नॉन जीरो इंटीजर एंड x जो आपको m n x y z ये सब बताया, इसमें जीरो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट a मस्ट बी अ नॉन जीरो इंटीजर, उसमें a जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ एक्सपोनेंट, क्या है, व्हाट इज एक्सपोनेंट। तो इफ एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर n, मैंने क्या बोला था, a टू द पावर n, राइट। अगर कोई भी नंबर को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन the number is said to be written as is its exponential form. What? The number is said to be written as its exponential form, and this is written as exponential form. समझ रहे हैं? If any number is expressed in the form of a to the power n, where a is non-zero integer and n तो इंटीजर होएगा ही होगा, a क्या होना चाहिए, non-zero integer, then that number is said to be written as its exponential form. देखिए आपके सामने exponential form में लिखा हुआ है, a to the power n इसको बोलते हैं। where a is क्या है यहाँ पे, a is its base, इसको बेस कहा जाता है, एंड n क्या कहते हैं इसको, n ही जो वहां पे पावर इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं, और इसी के आधार पर आज का टॉपिक भी है एक्सपोनेंट। तो वेयर n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट जो टॉपिक आज का है, एक्सपोनेंट। और इसको क्या सकते हैं, एक्सपोनेंट को पावर ही बोलते हैं लोग, बच्चे कुछ पावर ही पढ़ते हैं, या इंडेक्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, a टू द पावर n, या इसको और कैसे बोल सकते हैं, n इज द पावर ऑफ x, n इज द पावर ऑफ a, समझ रहे हैं। a कभी भी नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो हमेशा इंटीजर रहेगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए, a को जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब इंटीजर रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता लग गया कि a क्या है, यहाँ पे इसको बेस कहा जाता है, और n क्या है, n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, a टू द पावर n को और क्या पढ़ सकते हैं, तो जो भी नंबर है दैट नंबर रीड एज, उसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि a रेज्ड टू द पावर ऑफ n, इसको और क्या पढ़ सकते हैं, a रेज्ड टू द
पावर ऑफ n, इसको ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। क्या है a, इस नंबर को, पूरे नंबर को हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो a रेज टू द पावर ऑफ n, a कहां तक चला गया है, रेज होके पावर ऑफ n तक जा चुका है। सिमिलरली देखिए यहां पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, 4 पावर है किसका, 5 का, 4 इज द पावर ऑफ 5, या इसको बोल सकते हैं 5 का पावर 4, 3 इज द पावर ऑफ 5, 2 इज द पावर ऑफ 5, या हिंदी में बोल सकते हैं 5 का पावर 2, या 2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5, 3 इज एक्सपोनेंट ऑफ 5, 4 इज एक्सपोनेंट ऑफ 5, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, 5 रेज टू द पावर ऑफ n, पावर ऑफ 4, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, इसको बोला सकता है। अगर मैं ऐसा लिखें 10 टू द पावर 3, देन ये नंबर को कैसे पढ़ सकते हैं, 10 रेज टू द पावर ऑफ कितना, 3, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ये होल नंबर को, पूरे नंबर को ऐसे पढ़ा सकता है कि 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं, एग्जांपल आ रहे हैं, एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगी ये मैटर क्या है, एक्सपोनेंट क्या चीज है। तो सामने देखिए आपके पास, अब एक्सपोनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले तो। फॉर एग्जांपल देखिए एक एक्सपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5, या 4 इज द पावर ऑफ 5, या 4 इज द इंडेक्स ऑफ 5, इसको पढ़ा जा सकता है। या इस पूरे नंबर को क्या सकते हैं, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, ऐसे ही पढ़ सकता है, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, या 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, ये 2-3 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। अब उसको निकालते कैसे हैं और उसका वैल्यू कैसे कैसे आगे निकलता है, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पार्ट में ये सब चीजें हैं, तो आपको बताते हैं। देखिए अगर ये 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 अगर है, या 4 इज द पावर ऑफ 5, जो भी पढ़े आप उसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 को, बेस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। या प्रीवियस अपने क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 7 में पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर 5 का पावर 4 है, या 4 द पावर ऑफ 5 है, इट मींस कि इसके बेस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जाना है या किया जाना है। और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 625। ये इसका आंसर निकल गया उस एक्सपोनेंट का। या यूं कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर क्या है, तो 625 है। कितना समझ गए। सिमिलरली 3 इज द पावर ऑफ 5, इट मींस कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 125। ओके, सिमिलरली 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, ऐसे ही करना है। 5 का पावर 1 है, मतलब 5 को एक बार मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए 5 ही है। अब देखना है यहाँ पे कि 5 टू द पावर 0 ये 1 कैसे हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि 5 का पावर 0, 1 तक तो समझ में आई होगी, लेकिन 5 का पावर 0 ये 1 कैसे हम लिख रहे हैं, 1 लिखा हुआ है ना। अब इसको प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे होता है। तो इसके पीछे थोड़ा यहां तक मिटा देते हैं इसको भी, और इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा, कैसे ये 5 का पावर 0 कैसे 1 होता है। तो 5 का पावर अगर 0 है, 5 का पावर 4 है, या 5 रेज टू द 4, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं इसके बेस से, मतलब अगर 5 का पावर 4 है एंड डिवाइडेड बाई 5, इस नंबर को इसके बेस से अगर डिवाइड करते हैं, when any number divided by its base, then क्या होगा, डिवाइड करके देखिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा, एक 5 से कट गया, और 5 का पावर कितने हो गए, 1 2 3। इट डिक्रीजेज बाय, पावर ऑफ दैट नंबर डिक्रीजेज बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ, when any number is number divided by 5, या divided by its base, when any number is divided by its base, then its power reduced by 1। इसके पावर देखो 1 कम गया। समझ में आई चीज को। सिमिलरली अगर इसको फिर से अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये भी है 3 टू द पावर ऑफ 5 है, ओके, या इसको बोल सकते हैं क्या, 5 का पावर 3 है, या 3 इज एक्सपोनेंट ऑफ 5 बोल सकते हैं। तो इसको भी अगर एक इसके बेस से डिवाइड करते हैं,
ये डिवाइड करते हैं अगेन बेस से, तो क्या होगा, इसका पावर अगेन रिड्यूस हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक कट गया, मतलब 5 का पावर 2 हो गया। When any number is divided by its base, ये नंबर है और इसका बेस 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन गया, उसका जो पावर है 1 रिड्यूस कर जाता है। तो इसका मतलब कि सारे में अगर उतना ही 5 से डिवाइड, या ये 5 में नहीं होगा, ये किसी नंबर में हो सकता है, किसी इंटीजर में हो सकता है, एनी इंटीजर फॉर ये एनी इंटीजर। तो अब देखिए इसमें करते हैं फिर सेम प्रैक्टिस, डिवाइड 5, तो क्या होगा, इसका रिड्यूस हो जाएगा, पावर 1 रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब ये 5 बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब अगर इसको करते हैं 5 का पावर 1 को अगर डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो क्या होगा, यहां पे 2 माइनस 1, तो यहां पे 1 आ गया था, राइट। अब यहां पे क्या होगा, अब बताइए, यहां पे तो 5 का पावर 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब उससे 1 से कम होगा, क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, 5 का पावर 0, राइट। और 5 का पावर 0, अब देखिए यहां पे क्या होता है, 5 का पावर 0, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं पहले, 5 का पावर यहां 0 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू तो इसको भी मिटा देते हैं, 5 का पावर 0 बनता कितना, इसका वैल्यू कितना बनता है, तो कैसे हुआ था, तो 5 का पावर 1 डिवाइड बाई 5 जब किए थे तब 5 का पावर 0 बना था। इट मींस डिवाइड करके देखते हैं पहले, ये तो डायरेक्शन में लिख दिया ना, इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 का पावर 1 और डिवाइडेड बाई 5, देख रहे हैं ये दोनों कट गया, तो 1 आया कि नहीं। इट मींस कि 5 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही मैंने यहां पे लिखा था। अभी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 0 इज द पावर ऑफ एनी इंटीजर, इफ हम ये भी लिख सकते हैं कि एनी इंटीजर रेज टू इट्स 0 इज इक्वल टू 1। क्या दो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 0 इज द पावर ऑफ एनी इंटीजर इज इक्वल टू 1, या एनी इंटीजर रेज टू इट्स 0, एनी इंटीजर रेज टू इट्स पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो देखिए भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया था कि कैसे 1 हुआ था। इसी फॉर्मूले से इसको प्रूफ करके दिखाया गया है कि 5 का पावर 0 अगर होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे और चलते हैं। अब ये तो आ गया कितना, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 था ना, अब 5 का पावर 0 तो 1 था, ठीक है, 1 आ गया, ओके। अब इसमें फिर एक डिवाइड करते हैं अभी 5 से, तब क्या होता है। अब यहां पे मेन समझना है, यहां पे 5 का पावर 0 में अगर फिर उसको और अगर 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब अभी 0 के बाद, तब क्या होगा, तो 5 का पावर 0 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे इस फॉर्मूले से क्या होगा, एक रिड्यूस होगा और रिड्यूस होगा ना, इसका जो पावर 1 रिड्यूस होना है ये पता है। तो देखिए अब एक्चुअली इस पैटर्न से इसका वैल्यू क्या बनना है, तो अगर एनी इंटीजर, जो कोई भी इंटीजर है उसको अगर उसके बेस से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, उस इंटीजर का पावर रिड्यूस होता है, तो यहां पे रिड्यूस होना चाहिए। इट मींस कि 5 का पावर 0 है, यहां पे क्या हो जाना चाहिए, 5 का पावर -1 होना चाहिए ना। देखिए इफ 5 टू द पावर 0 या 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 एंड डिवाइड बाई 5, देन क्या बनेगा, 5 का पावर -1। और इतना इक्वल टू में क्या प्रूफ किया था, 1/5 भी प्रूफ किया था। इट मींस कि ये 1/5 है, 1/5 हुआ था ना, क्योंकि 5 का पावर 0 क्या था, 1 था, और डिवाइड बाई 5 तो 1/5 भी है। क्या पता लग रहा है कि 5 का पावर -1 तो क्या बन जाएगा, 1/5। अच्छा अगेन अब देखिए, अब फिर 5 का पावर -1 है, अब फिर इसको डिवाइड करते हैं, 5 का पावर -1 अगेन इसको डिवाइड बाई 5, देन अगेन क्या होगा, इसका पावर और रिड्यूस होगा एक, इट मींस कि 5 का पावर है -2 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको इससे देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। एक तो ये पैटर्न से आ गया है इतना, अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो 5 का पावर -1 कितना था, 1/5 था ना, 5 का पावर -1 1/5 एंड डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 1/25, और 1/25 क्या हुआ, 1/5 का स्क्वायर। देखिए इट मींस कि इतना इज इक्वल टू ये है और इतना ही इक्वल टू ये भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 का पावर -2 इक्वल टू 1/5 का पावर 2। देख रहे हैं, समझ रहे इस चीज को।
5 का पावर -1 इक्वल टू 1/5। मतलब अगर माइनस किसी का पावर हो, किसी इंटीजर का माइनस में पावर हो, तो उसको 1 करके उसके पावर को हम प्लस कर सकते हैं। इट शोज, ये यहाँ पे ये आपको दर्शाया गया कि अगर किसी भी इंटीजर का, किसी भी बेस का पावर -1 हो, -1, -2, -3 कुछ भी हो, नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कर दीजिए आप। देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया है। इतना इक्वल टू 1/5 का पावर 1 लिखिए, इतना इक्वल टू 1/5 का पावर 2, मतलब पॉजिटिव चेंज करने के लिए, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1/5 का 2, 5 का पावर 2। ओके, तो इससे आगे चलते हैं। देखिए तो यहां पे, यहां तक पता लग गया कि 5 का पावर -1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5 का पावर -2। 5 का पावर 0 था, अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये क्या बन जाएगा, एक घट के 5 का पावर -1 हो जाता है, 5 का पावर -2। इट मींस इससे एक फॉर्मूला क्या बना, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए। देखो इससे क्या पता लगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या बना, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, if a to the power -m, if a to the power -m for any non-zero integer a, ये non-zero integer होते हैं, तो a का पावर -1 होगा। इसके अनुसार देखिए a का पावर 5 का पावर -2 था, तो क्या हुआ था, 1/5 का पावर। तो यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं कि a to the power -m, देन क्या होगा, 1/a to the power m। ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने, a to the power -m where a is non-zero integer, then क्या होगा, 1/a to the power m, मतलब पॉजिटिव में उसका जो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 1 डिवाइड करने के बाद होगा। अच्छा, वन चीज और, वन मोर थिंग, ये है क्या चीज, दिस वन इज, किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़े होंगे आप लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दिस इज, हम लिख सकते हैं दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, बताइए ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो a टू द पावर m, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देख रहे हैं, इट मींस दिस वन इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a टू द पावर m। एक और फॉर्मूला में बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन गया कि हम इसको लिख सकते हैं अगेन कि a टू द पावर -m is the multiplicative inverse of a to the power plus m। यहां तक समझ में आई बात, इससे प्रूफ ये हो गया, और दिस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a to the power m, so a to the power m is the multiplicative inverse of a to the power -m is the multiplicative inverse of the a to the power plus m। ये आपको समझना है हमेशा कि अगर कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव है, किसी नंबर का, किसी इंटीजर का नेगेटिव है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस कि अगर 5 टू द पावर -3 है, या 5 टू द पावर -4 है, या 10 टू द पावर -4 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 10 टू द पावर 4। अगर 5 टू द पावर -15 है, कोई नंबर है which is 5 to the power -15, then the multiplicative inverse of that number is 5 to the power +15, राइट। यहां तक समझ में आई बात। तो इंट्रोडक्शन यहां पे अभी समाप्त कर रहे हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब उसको लॉ कहते हैं, रूल्स कुछ आएगा, तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों, तो अभी तक आपको इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने एक्सपोनेंट का। नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उस एक्सपोनेंट्स में लॉ क्या क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।
तो देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं इसको, नोट भी कर सकते हैं। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक दैट दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वेरी सिंपल लॉज। m is the power of a into n is the power of a. If m is the power of a multiplied by n is the power of a, you can say other word that product of a to the power m and a to the power n, अगर दोनों का प्रोडक्ट हो, बेस एक हो, बेस अगर सेम हो एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और दोनों का मल्टीप्लाई अगर किया हुआ हो तो क्या होगा, बेस सेम रहेगा और जो एक्सपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। ये एक लॉ है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का पावर 3 है एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 4 अगर है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, बेस इज सेम, इन दोनों नंबर का बेस क्या है, सेम है, तो बेस को लिख दीजिए यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 3 + 4 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 to the power 7। You can say in other words the 7 is the power of 5 या 7 is exponent of 5 या 5 raised to the power of 7। इतने लैंग्वेज में इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये समझ गए नंबर 1 लॉज क्या है। अगेन आई रिपीट, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और दोनों नंबर का जो बेस है सेम है, अगर एक्सपोनेंट डिफरेंट हो बट बेस, इफ बेस इज सेम एंड एक्सपोनेंट इज डिफरेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज क्या होगा, तो बेस सेम रहेगा एंड जो एक्सपोनेंट है वो दोनों का ऐड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नंबर 2 इसी का अपोजिट, इफ बेस इज सेम, यहां भी बेस तो सेम है लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं, वहां क्या डिवीजन है, इसलिए मैं बोला था इसका अपोजिट। बेस में अपोजिट नहीं और जो ऑपरेशन में अपोजिट, मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन। आपको पहले ही बता चुका था क्या, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां क्या होगा, डिवीजन a to the power m and a to the power n, एंड दोनों का डिवीजन है a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। तो क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा, लाइक 1 बेस सेम रहेगा बट यहां ऐड हुआ था, अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। इट मींस कि a to the power m minus n। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, 7 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7 to the power 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आता हो कि 7 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7 to the power 3 क्या होगा, तो क्या होगा आपको पता है, बेस तो सेम लिख देंगे और ये दोनों का जो पावर या एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब लिखेंगे यहाँ पे 4 - 3 is equal to 7 to the power 1। It means 7 only। समझ गए इस चीज को, दोनों लॉ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 3, if m is the power of a and again n is the power of whole, if m is the power of a and again n is the power of whole, then क्या होगा, ये दोनों पावर है मल्टीप्लाई हो जाता है और बेस सेम रहेगा, तो इक्वल टू a to the power of m into n। ये थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वेयर इन सब केस में a इज नॉट इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं कि a इज नॉन जीरो इंटीजर। इफ a इज नॉन जीरो इंटीजर देन दिस ऑल लॉज विल बी अप्लाइड। a को कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये सब लॉज एप्लीकेबल होगा। तो अगेन नंबर 3 लॉ का भी एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं 2 to the power 3 एंड होल टू द पावर 2 अगेन ले लेते हैं, तो क्या होगा, बेस तो सेम ही रहेगा, मतलब 2 और ये दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए m मल्टीप्लाइड बाई n हुआ था ना, तो यहाँ भी 3 into 2 कर सकते हैं, 3 into 2 is equal to 2 to the power 6 और 2 to the power 6 आई थिंक 64 होती है, मतलब ये इसका वैल्यू निकल गया। क्लियर है यहां तक लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 4, अब यहां पे क्या बेस डिफरेंट हो रहा है। अभी तक जो देखा था आपने लॉ नंबर 3 तक बेस एक था, लॉ नंबर 4 में और 5 में
बेस डिफरेंट आ रहा है, दोनों का बेस अलग अलग हो रहा है। देखिए दो नंबर है, दोनों का बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। अब यहाँ पे क्या, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है एंड बेस डिफरेंट है और दोनों का प्रोडक्ट अगर इस फॉर्म में, इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन होता है तो क्या इसका आंसर आएगा, दोनों जो बेस है मल्टीप्लाई हो गया बेस एंड एक्सपोनेंट क्या रह जाएगा, सेम एक्सपोनेंट रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m, एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये दोनों जो बेस है मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा। इट मींस कि a into b टू द पावर m। अगेन इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 3, है ना। देखिए बेस हमने डिफरेंट ले लिया बट एक्सपोनेंट इज सेम, पावर इज सेम और बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है तब क्या होगा फॉर्मूला, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 इंटू 6 हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 6 टू द पावर 3 और 5 इंटू 6 कितना होता है 30 का पावर 3, 30 का पावर 3 जितना हो तो निकाल दीजिए उसका आंसर। तो ये हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 4। नंबर 5, अब इसका अपोजिट देखिए, बेस डिफरेंट इसमें भी है बट यहां पे साइन था मल्टीप्लिकेशन, यहां साइन इज डिवीजन एंड अगेन आई रिपीट द रूल ऑफ ऑपरेशन क्या था, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहां पे इसीलिए अपोजिट इसको बोला था मैंने कि यहां पे डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन था, बाकी सेम ही है। तो क्या होगा यहां पे, इतना डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, जो बेस का डिवीजन होगा मतलब रेशियो ऑफ बेस आप बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ बेस टू द पावर ऑफ जो एक्सपोनेंट था दोनों का एक्सपोनेंट बन जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b एंड होल टू द पावर m। ओके, एग्जांपल के तौर पर एक लेते हैं, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। नहीं, ये तो सेम होना चाहिए ना, एक्सपोनेंट तो सेम होना चाहिए भाई, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, क्या बोला था, ये दोनों का रेशियो होगा, मतलब जो बेस है उसका रेशियो, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और दोनों का पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट जो है वही एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये आप इसको लिख सकते हैं, इसको आगे कि 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 और 3 टू द पावर 3 कितना होता है 3 3 9 3 27, 8/27 इसका आंसर बनेगा। देख रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 5। यहां तक किसी को कोई कुछ पूछना हो तो बताएं, एनी क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स? नो, नोट करते जाइए, समझना ज्यादा जरूरी है, नोट करने से बुक में तो सब चीज अवेलेबल है ही, अपने आप को समझने की जरूरत है ज्यादा। क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 6 लॉ क्या है, a to the power 0 if any integer raised to the 0, मैं पहले ही इसको बता चुका हूं, any integer raised to the 0 the value of that integer will be 1। तो यहां पे वही चीज है, a क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है और उसका वैल्यू अगर 0 है, उसका पावर अगर 0 है, वैल्यू नहीं, उसका पावर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी इंटीजर, फॉर एग्जांपल 15 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 20 टू द पावर 0 इज इक्वल टू अगेन 1। तो ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, सॉरी मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए इसको। फॉर एग्जांपल 302 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बट एक इसमें ये है कि बेस यहां पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, बेस शुड ऑलवेज बी नॉन जीरो। ओके, तो आई होप कि यहां तक आप समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे। आज ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का चैप्टर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। जो बच्चे आईसीएसई पैटर्न के हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, एज वेल एज अगर सीबीएसई पैटर्न के भी जो बच्चे हैं
वो बड़ी आराम से, मतलब लॉ में कोई चेंजिंग नहीं है। जो सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न में चेंजिंग कहाँ आएगा, सिर्फ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन का कुछ और रहेगा और आईसीआईसी का कुछ और रहेगा, बस इतना ही है। ये एक्सपोनेंट, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो सेम ही है, इसमें कुछ कोई चेंजिंग नहीं है। इंट्रोडक्शन टू द एक्सपोनेंट सेम ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग सिर्फ क्वेश्चन में आपका एक्सरसाइज में होना है। सीबीएसई के एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन होंगे, तो आईसीएसई वाले का एक्सरसाइज में कुछ और होंगे, बस इतना ही है। उसमें 3 to the power 4 होगा तो किसी में 3 to the power 5 होगा, बस। बट ये जो एक्सप्लेनेशन है एक सब में एक ही होता है, ये सेम पैटर्न है, सम। तो अब आज के यहाँ का खत्म करते हैं क्लास। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, और अगर किसी को कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में अब क्वेश्चन आंसर करने के लिए एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो कल फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक्सरसाइज के साथ एक्सपोनेंट के लिए, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।